नेफ्राइटिस नाम से ही समझ में आ रहा है, दैट इज़ द इन्फ्लामेशन इन दी नेफ्रॉन्स और ग्लोमेरुलस। ओके, सो नेफ्राइटिस के 4 वैरायटी हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस एंड ल्यूपस नेफ्राइटिस। So what is nephritis? Nephritis is the inflammation of the kidney and may involve the glomeruli, tubules or interstitial tissues surrounding the glomeruli and the tubules. So this is the simple definition of the nephritis, जिसमें मेनली किडनी इन्वॉल्व होता है और किडनी का मेन जो ग्लोमेरुलस है, ट्यूब्यूल्स हैं, इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ हैं जो ग्लोमेरुलाई को सराउंड करते हैं, वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। इस वीडियो में मेनली हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में जानेंगे। सो इंट्रोडक्शन पार्ट, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज़ अ टाइप ऑफ किडनी डिसीज इन विच द पार्ट ऑफ द किडनी दैट हेल्प फिल्टर वेस्ट एंड फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड इज़ डैमेज्ड। सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में किडनी का पार्ट है जो वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करता है, दैट मीन्स द ग्लोमेरुलस। आप डायग्राम में भी देखेंगे ग्लोमेरुलर बेड है, बोमन्स कैप्सूल है और यहीं पर से फिल्ट्रेशन का मेन काम होता है। सो जो ग्लोमेरुलस है जहाँ से फिल्ट्रेशन होता है वो ही क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट जो है वो है डेफिनेशन। सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज़ अ बाइलैटरल इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई। सो बाइलैटरल मीन्स दोनों तरफ का जो ग्लोमेरुलाई है वो क्या हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें 2 वैरायटी है, 2 टाइप है। पहला जो है वो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसका डेफिनेशन दिया है, इट इज़ अ बाइलैटरल इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई टिपिकली फॉलोइंग अ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो स्ट्रेप इन्फेक्शन के कारण मेनली जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अटैक करता है, उसके इन्फेक्शन के बाद अगर वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ और मे बी इन्फेक्शियस जो ऑर्गेनिज्म है वो स्प्रेड होकर के वहाँ तक गया, सो ये लीड करता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और ये बाइलैटरल हो सकता है, यानी कि दोनों साइड के ग्लोमेरुलाई को इन्फ्लेम कर सकता है, इसलिए इसका जो दूसरा नाम है, बिकॉज ये स्ट्रेप इन्फेक्शन के बाद होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नाउ जो सेकेंड जो टाइप है वो है क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और जो क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, क्रोनिक आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्लोली प्रोग्रेस होता है ये डिसीज़। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन, स्क्लेरोसिस, स्कारिंग एंड इवेंचुअली रीनल फेलियर। सो जो ग्लोमेरुलाई है वहाँ पर स्कार टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं, स्क्लेरोसिस वहाँ पर डेवलप हो जाता है और स्कार्ड टिश्यू वहाँ पर फॉर्म हो गए हैं, स्क्लेरोसिस अगर हो गया है, दैट मीन्स ग्लोमेरुलाई कंप्लीटली क्या हो गई है, डैमेज हो गई है और वो अल्टीमेटली लीड करता है रीनल फेलियर को। सो दिस इज़ 2 वैरायटी, एक्यूट एंड दी क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ द इंसिडेंस पार्ट। सो द एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज मोस्ट कॉमनली इन द एज ऑफ 3 to 7, बट कोई भी एज में हो सकता है, मोस्टली ये चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है और बॉयज़ में इसका इंसिडेंस ज़्यादा देखा गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ द ईटियोलॉजी ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो ईटियोलॉजी में आपके जो कॉजेस हैं एक्यूट और क्रोनिक के वो थोड़े से डिफरेंट हैं। सो जो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में सबसे पहला जो कॉज है दैट इज़ द इम्यूनोग्लोबुलिन। सो मेन जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जो अटैक करता है एंटीजन को, और ये जो एंटीबॉडी है वो कलेक्ट हो जाता है ग्लोमेरुलाई में और इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन कॉज करता है। नाउ अ नेफ्रोपैथी। सो नेफ्रोपैथी में एग्जैक्टली वैरायटी ऑफ किडनी डिसीजेस हैं जो मे भी ग्लोमेरुलाई को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ए नेफ्रोपैथी। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ द इम्पेडिगो। इम्पेडिगो जो है एक सीरियस कंटाजियस इन्फेक्शन है जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से इन्फेक्शन होता है। इसमें नॉर्मली येलो क्रस्ट या सोर जो होता है वो डेवलप होता है। सो ये इम्पेडिगो का जो इन्फेक्शन है मे भी अगर वो किडनी तक स्प्रेड होकर के गया, सो वो नेफ्राइटिस जो है वो लीड करता है। नाउ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ऑन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो स्ट्रेप थ्रोट हम लोग बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन नॉर्मली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अटैक करता है और मे भी वहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड होकर के किडनी तक जाने से ग्लोमेरुलाई भी क्या हो सकते हैं, इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं। नाउ जो कॉजेस हैं आपका वो दिया है क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, जिसमें फर्स्ट जो दिया है वो है फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब है कि सम जो ग्लोमेरुलाई है वो ही इन्वॉल्व होते हैं। ग्लोमेरुलिटी दैट मीन्स सम ब्लड वेसल्स वहाँ के डैमेज होते हैं और आपके सम ग्लोमेरुलाई जो है वहाँ पर डैमेज होते हैं। बाकी जो एस्पेक्ट है किडनी का वो कैसा रहता है, आपका नॉर्मल होता है। फोकल मतलब पर्टिकुलर एक एरिया
का ही ग्लोमेरुलाई डैमेज होगा। नाउ नेक्स्ट जो दिया है दैट इज़ द गुड पैस्चर सिंड्रोम। और गुड पैस्चर सिंड्रोम एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें इम्यून सिस्टम जो है इटसेल्फ अटैक करता है किडनी को और ग्लोमेरुलाई को इन्फ्लेम करता है। नाउ नेक्स्ट दिया है हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। हीमोलाइटिक नाम से ही समझ में आ रहा है, हीमो मतलब ब्लड की, लाइसिस, लाइटिक मतलब लाइसिस होता है, सो ब्लड की लाइसिस, और यूरेमिक सिंड्रोम मतलब यूरिक एसिड और जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी में क्या हो जाते हैं आपके, इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। सो जिसके कारण हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम जो है वो क्या होता है, डेवलप होता है। स्मॉल जो ब्लड वेसल्स हैं किडनी के वो डैमेज होने लगते हैं और इन्फ्लेम होने लगते हैं, और मे बी कहीं कहीं ब्लड वेसल्स क्लॉट के थ्रू क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। सो इसके कारण भी ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लेमेशन डेवलप हो सकता है। नाउ नेक्स्ट जो कॉज है दैट इज़ दी मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, और ये एक एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है जिसमें एंटीबॉडीज़ जो हैं उनका डिपोजिशन होने लगता है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में, जहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, और बिकॉज ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो डिपॉजिट हो गए हैं, सो वो वहाँ पर डिपॉजिट होकर के इन्फ्लामेशन क्या करते हैं, कॉज करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो कॉज है वो है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी, और इसमें जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं किडनी के वो थिक हो जाते हैं और डैमेज होने लगते हैं, जिसके कारण से ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन या डैमेज जो है वो क्या होने लगता है, डेवलप होने लगता है। और नेक्स्ट जो है दैट इज़ द पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, जो मैंने पहले ही बताया, ये क्यों होता है, आपका स्ट्रेप इन्फेक्शन के कारण होता है। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। सो जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिया है उसमें कॉमन जो सिम्टम्स पेशेंट शो करेगा वो है ब्लड इन द यूरिन, दैट इज़ डार्क रस्ट कलर्ड और ब्राउन यूरिन जो है वो दिखाई देता है। फोमी यूरिन होता है क्योंकि ग्लोमेरुलाई अगर इन्फ्लेम होकर के डैमेज हो गया है तो स्मॉलर पार्टिकल के साथ साथ लार्जर प्रोटीन पार्टिकल्स भी यूरिन में फिल्टर होकर के आ जाते हैं, इसलिए प्रोटीन के प्रेजेंस के कारण जो यूरिन है वो फोमी दिखाई देता है। और प्रोटीन लॉस होने के कारण बॉडी में स्वेलिंग या एडिमा जो है फेस में, आई में, एंकल में, फीट में, लेग में और एब्डोमेन में क्या होने लगती है, दिखाई देने लगती है। सो दिस इज़ द क्लिनिकल सिम्टम्स। और कुछ सिम्टम्स और है जो हमको दिखाई देते हैं, दैट इज़ एब्डोमिनल पेन होगा, साथ में बैक पेन भी होता है पेशेंट को क्योंकि किडनीज इन्वॉल्व होती है। ब्लड इन दी वॉमिटिंग एंड दी स्टूल, बिकॉज जो एल्ब्यूमिन है वो क्या हो जा रहा है, यूरिन के थ्रू लॉस हो जा रहा है, सो वो ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट करता है, जिसके कारण से वॉमिटिंग या स्टूल में ब्लड जो है वो पेशेंट का डेवलप होता है। कफ होगा पेशेंट को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ डेवलप होगा बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव अक्यूमुलेशन हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट का, मे भी हो सकता है अगर वो एंड स्टेज किडनी डिसीजेस की ओर प्रोग्रेस करेगा तब। डायरिया डेवलप हो सकता है पेशेंट को, एक्सेसिव यूरिनेशन होगा, फीवर डेवलप हो सकता है बिकॉज इन्फ्लामेशन है यहाँ पर। जनरली इल फीलिंग, फटीग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट प्रेजेंट रहेगा पेशेंट में, जॉइंट एंड मसल पेन रहेगा, नोज ब्लीड रहेगा बिकॉज एल्ब्यूमिन यूरिया है, एल्ब्यूमिन जो है यूरिन से लॉस हो जा रहा है। और सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज़ में डेवलप ओवर दी टाइम, और अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो कंडीशन जो है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस से क्रोनिक रीनल फेलियर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सो दीज आर दी सिम्टम्स। नाउ नेक्स्ट जो है वो है पैथोफिजियोलॉजी। सो पैथोफिजियोलॉजी जब हम देखते हैं तो इसमें आपका एक कॉज को लेकर के पैथोफिजियोलॉजी हम यहाँ पर देखेंगे, दैट इज़ द ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है। ये एंटीजन बॉडी को अटैक किया, नो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन डेवलप होता है, जिसके कारण से जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है उसका डिपोजिशन शुरू होने लगता है ग्लोमेरुलस में, और इंक्रीज प्रोडक्शन होने लगता है एपिथेलियल सेल लाइनिंग का ग्लोमेरुलाई में। ल्यूकोसाइड जो इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं ग्लोमेरुलस को। सो मेजर यहाँ पर एंटीजन को अटैक किया है इम्यून सिस्टम ने, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। ये सारी चीज़ें डिपॉजिट हो रही है कहाँ पर, ग्लोमेरुलस में। एपिथेलियल सेल वहाँ पर थिक हो जा रहे हैं, और ल्यूकोसाइड जो है इन्फिल्ट्रेट करता है ग्लोमेरुलर को। सो थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर थिकनेस जो है वो डेवलप होने लगेगा, स्कारिंग होगी, और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो फंक्शन करता है मेम्ब्रेन हमारा वो लॉस हो जाएगा। और जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दैट इज़ 125 ml पर मिनट के रेट से जब वो फिल्टर करता है, वो जो रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी। नाउ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। सो फर्स्ट है किडनी बायोप्सी। बायोप्सी से हमको पता चलेगा कि कुछ एबनॉर्मल तो नहीं है, थिकनेस क्यों हो रहा है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, या फिर आपका मेम्ब्रेन्स का थिकनेस या उसका क्या चीज़ डिपॉजिट हुआ है वो चीज़ हमको पता चलेगा। इमेजिंग स्टडीज़ है जिसमें मेनली CT एब्डोमेन है, CT स्कैनिंग ऑफ एब्डोमेन, किडनी अल्ट्रासाउंड
कर सकते हैं, और चेस्ट एक्सरे हम रूल आउट करने के लिए स्ट्रेप इन्फेक्शन को। ना एक प्रोसीजर है इंट्रावीनस पाइलोग्राम। इसमें एक इंट्रावीनस जो डाई है वो इंजेक्ट किया जाता है थ्रू दी वेन बॉडी के अंदर में, और ये जो डाई है कुछ ही समय में आपके एक्सक्रीट होने लगते हैं किडनी के थ्रू। सो जब हम एक्सरे लेते हैं उसके बाद आप डायग्राम में देखेंगे तो किडनी, रीनल, पेल्विस और जो यूरेटर हमको अच्छे से विजुलाइज होते हैं, क्योंकि ये जो डाई होता है वो रेडियो ओपेक डाई होता है, और एक्सरे इमेज जो है हमको प्रॉपरली क्लियर होता है। तो हमको ये देखता है कि ब्लड सर्कुलेशन कैसा है वहाँ पर, डाई जहाँ जहाँ से होकर के गुजरी, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, या तो फिर प्रॉपर वो फिल्टर हो रहा है कि नहीं, कहीं पर कॉन्स्ट्रिक्शन या स्ट्रक्चर तो डेवलप नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ों को रूल आउट करने के लिए इंट्रावीनस पाइलोग्राम हम करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट है यूरिन एनालिसिस दिया हुआ है। सो अदर यूरिन टेस्ट में आएगा आपका क्रिएटिनिन क्लियरेंस, हाउ किडनीज क्लियरिंग द क्रिएटिनिन, कितना वो क्लियर कर पा रहा है, ये सारा आपका यूरिन के थ्रू हम एग्जामिन करेंगे। यूरिन का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ उसमें डिपॉजिट तो नहीं है। टोटल प्रोटीन हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि यूरिन जो ग्लोमेरुलाई है वो डैमेज होने के कारण लार्जर जो प्रोटीन है वो क्या हो जाते हैं, इसमें से फिल्टर होकर के आने लगते हैं। यूरिक एसिड का लेवल चेक करेंगे। यूरिन कंसंट्रेशन जो टेस्ट है वो हम करेंगे। यूरिन कंसंट्रेशन जो टेस्ट है वो मेजर करता है एग्जैक्टली एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व और एक्सक्रीट दी वाटर। सो यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट के थ्रू हम लोग किडनी का एबिलिटी चेक करते हैं कि कितना ये कंजर्व कर पा रहा है और कितना एक्सक्रीट कर पा रहा है वाटर को। यूरिन क्रिएटिनिन लेवल देखते हैं कि कितना, हाउ मच ये क्रिएटिनिन को क्लियर कर रहा है, कितना क्रिएटिनिन बाहर निकाल पा रहा है। यूरिन प्रोटीन का अमाउंट हम लोग देखते हैं। यूरिन में आरबीसी तो नहीं आ रहे हैं, उस चीज़ की टेस्ट करते हैं। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाती है, एंड यूरिन ऑस्मोलैलिटी टेस्ट करते हैं, जिसमें नॉर्मली ये मेजर करता है आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स कितना है यूरिन में, है ना, लार्जर पार्टिकल्स जो हैं कितना आ गया है उसमें, वो चीज़ को क्या करता है, ये मेजर करता है। सो दीज आर दी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नाउ कुछ और टेस्ट में भी हम कर सकते हैं अगर डिसीज़ प्रोग्रेस हो रहा है तो। सो ब्लड टेस्ट है इसमें, दैट इज़ दी एल्ब्यूमिन है ना, ब्लड एल्ब्यूमिन, क्योंकि कम मिलेगा क्योंकि वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जा रहा है। एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी टेस्ट, ये कब करेंगे हम लोग, जब एंटीबॉडी डिपॉजिट्स हो रहे हैं किसमें, ग्लोमेरुलस में, है ना। सो कितना बेसमेंट में डिपॉजिट हुए हैं वो उसको हम टेस्ट करेंगे। एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ के बारे में हम लोग टेस्ट करेंगे, है ना। ये सारा एंटीबॉडीज़ है जो ग्लोमेरुलस में जाके क्या होता है, डिपॉजिट होता है बिकॉज ऑफ दी ऑटो इम्यूनिटी के कारण। नाउ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन का लेवल देखना है, हाउ मच किडनी एक्सक्रीट कर पा रहा है और कितना हमारे बॉडी में रिमेनिंग रह पा रहा है। कॉम्प्लीमेंट लेवल हमको चेक करना है, और ये एक्टिविटी ये जो है मेजर करता है एक्टिविटी ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन इन दी ब्लड स्ट्रीम। ओके, सो कितना आपका प्रोटीन का कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कितना लेवल में प्रेजेंट है, वो चीज़ को क्या करता है, ये मेजर करता है। सो दीज आर दी डायग्नोस्टिक टेस्ट मेनली परफॉर्म्ड इन दी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नाउ अबाउट द मैनेजमेंट पार्ट। सो मैनेजमेंट पार्ट में है ट्रीटिंग द प्राइमरी डिसीज़, जो मेन कॉज है आपका प्राइमरी जो डिसीज़ है उसको हमको ट्रीट करना है, जैसे कि स्ट्रेप इन्फेक्शन है उसको हमको ट्रीट करना है, उसको ऐसे ही छोड़ नहीं देना है। नाउ एंटीबायोटिक्स देना है पेशेंट को 7 to 10 डेज़ के लिए, और ये है आपका अकॉर्डिंग टू कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट के बेसिस पे, यूरिन एनालिसिस के रिपोर्ट पे ये दिया जाता है। नाउ एंटीकोआगुलेंट देना है टू कंट्रोल द फिब्रिन क्रीसेंट फॉर्मेशन इन मेनली आपका आरपीजीएन, दैट इज रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में एंटीकोआगुलेंट थेरेपी हम लोग देते हैं, बिकॉज पेशेंट का ब्लीडिंग टेंडेंसीज जो है वो बढ़ गई रहती है, और कभी कभी क्लॉट फॉर्मेशन भी जो है वो डेवलप होता है। नॉर्मली कौन से कंडीशन में हम लोग देखे थे कि वहाँ पर क्लॉट जो है वो बनने लगता है, एग्जैक्टली जो आपका हीमोलाइटिक यूरेमिक जो सिंड्रोम है ना, उसमें क्लॉट जो है, नॉर्मल क्लॉट्स जो है वो बनने लगते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग एंटीकोआगुलेंट थेरेपी जो है वो दे सकते हैं। बेड रेस्ट देना है टू रिड्यूस द मेटाबॉलिक डिमांड्स, और फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करना है ताकि एडिमा डिक्रीज हो सके। डाइटरी सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करना है ताकि वाटर रिटेन ना हो। करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, है ना, और लूप डायरेटिक देना है सच एज दी फ्रुसेमाइड अगर यूरिन आउटपुट कम हो गया है तो, और वैसोडाइलेटर सच एज दी हाइड्रोलाजीन और निफिडिपिन, और एन एंटी हाइपरटेंसिव सच एज दी बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स टू डिक्रीज दी हाइपरटेंशन। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो उस चीज़ को कम करने के लिए हम ये
एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे सकते हैं। डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जो है तब इंडिकेटेड होता है जब क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो प्रोग्रेस हो गया है किस में, आपके क्रोनिक रीनल फेलियर में, दैट मीन्स अब वो रिवर्ट बैक नहीं हो सकता किडनी फंक्शन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना है ताकि इन्फ्लामेशन कम हो। प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं हम लोग RPGN में, दैट इज़ द रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। और ये एग्जैक्टली जो है प्रोसेस है जिसमें हम लोग पूरा ब्लड को बाहर निकालते हैं, प्लाज्मा को उसमें से सेपरेट करते हैं और प्लाज्मा से एंटीबॉडीज़ को रिमूव करने के लिए हम उसको सेपरेट करते हैं ताकि, और जो फ्रेश आपका रेड ब्लड सेल्स हैं उसको वापस हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं। सो प्लाज्मा फेरेसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द ब्लड प्लाज्मा टू रिमूव द एंटीबॉडीज़। ओके, सो दिस इज़ द मेडिकल मैनेजमेंट। Now about the dietary management, so low protein diet देना है पेशेंट को, decrease salt and potassium, restrict fluid, limit phosphorus intake. Okay, now next है nursing management जिसमें कुछ nursing diagnosis दी हुई है। so acute pain है related to inflammation infection है ना, hyperthermia है that is related to inflammatory process, और इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट क्योंकि पेशेंट का एपेटाइट जो है वो लॉस हो जाता है, फ्लूइड इनटेक कम हो गया है। फियर एंड एंग्जाइटी है रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन एंड डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू फैक्टर प्रीडिस्पोजिंग टू द पेशेंट टू इन्फेक्शन एंड दी रिकरेंस है ना। सो इतनी सारी नर्सिंग डायग्नोसिस है। अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस पेशेंट को हमको क्या करना है, इंटरवेंशन देना है। सो नर्सिंग इंटरवेंशंस में मेन है हमारा रिलीविंग पेन, मेंटेनिंग द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, प्रमोटिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड डिक्रीजिंग द फियर एंड the anxiety. Okay, now complications is there. So मेजर अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को ट्रीट नहीं किया गया तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने लगते हैं, दैट इज़ द पल्मोनरी एडिमा, हार्ट फेलियर, सेप्सिस हो सकता है पेशेंट को, रीनल फेलियर में जा सकता है पेशेंट, सीवियर हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है एंड कार्डियक हाइपरट्रॉफी डेवलप हो सकता है। जो प्रोग्नोसिस है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का दैट मे बी टेम्पररी और रिवर्सिबल और इट मे गेट वर्स। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम पे मिल गया तो वो रिवर्सिबल है, बट अगर नहीं मिला तो वो वर्स हो जाएगा और पेशेंट मे बी आगे फर्दर लीड करेगा क्रोनिक रीनल फेलियर में, रिड्यूस्ड किडनी फंक्शन एंड दी एंड स्टेज किडनी डिसीज़, और वहाँ से वापस किडनी फंक्शन नॉर्मल करना फिर क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।